यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विराम चिन्ह की। तो मैंने आप लोगों को बताया कि विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव यानी हम जब कभी कुछ बोलते हैं और बोलते समय जहाँ हम सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो उस जगह पे जब हम लेखन करते हैं तो हम कोई चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। दो तरीके से लिखा हुआ है हमारा, ये है चिन्ह और ये है चिन्ह। जो आप बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, वही आपको लिखना है। अगर आप चिन्ह बोल रहे हैं तो चिन्ह लिखिए, और अगर चिन्ह लिख रहे हैं तो चिन्ह उच्चारण भी करना होगा, और अगर आप उच्चारण चिन्ह कर रहे हैं तो आप फिर इस तरह से लिखिए। ये तत्सम है और ये तद्भव। मैंने आपको बताया था दोनों मानक रूप है, अब इसमें गलत नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अगर हम चिन्ह लिख देते हैं, क्योंकि आदत हमारी चिन्ह बोलने की हो गई है, तो हम चिन्ह अगर लिख देते हैं तो कहते हैं कि ये गलत है, तो गलत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। चलो देखो, तो यहाँ पे दिया है कि विराम का शाब्दिक अर्थ विराम अथवा ठहराव होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ठहराव आएगा। आप ऑप्शन में आप कर लेंगे। आगे पॉइंट किया है कि लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके आगे यहाँ से लिखिए, यहाँ से एक लाइन लिखिए, इनके प्रयोग में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। इनके प्रयोग में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा कि इनके प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इनके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। कैसे वाक्य का अर्थ बदलता है, उसके लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं कि खेलो मत बैठो। इसी वाक्य को अगर हम दोबारा लिखते हैं, मैंने बोला था खेलो मत बैठो, और यहाँ पे मैंने अल्प विराम लगाया, लेकिन किसी छात्र ने इसको ऐसे समझ लिया, जैसे मैंने पहले बोला कि खेलो मत, तो उसने खेलो मत के बाद विराम लगा दिया और फिर बैठो। अब आप बताइए, दोनों वाक्यों का भाव एक ही है या अलग अलग है? हो गया अलग अलग। इतनी सी मिस्टेक, इतनी सी, और इतने से छोटे से, तो आप समझ सकते हैं इसकी ताकत का अंदाजा लग गया होगा कि कैसे। खेलो मत बैठो, यानी आपको खेलना है, बैठना नहीं है, और खेलो मत बैठो। तो आपको पता है अगर आपने अंतर थोड़ा सा चेंज कर लिया तो पिटाई भी करवा सकता है, इतना खतरनाक है ना। मान लो कहा कि खेलो मत बैठो, अगर आपने ये समझ लिया कि वो कहा है उन्होंने कि खेलो मत बैठो, आप खेलने लग गए, और मम्मी ने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि खेलो मत बैठो, तो पिटाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब बहुत खतरनाक। तो बात को समझ गए? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ क्या भाव है, मतलब खेलते रहना है। लिख लीजिए, यहाँ पे भाव क्या है? खेलते रहना है। और दूसरी पंक्ति का भाव क्या है? चुपचाप बैठना है। तो इस तरह से भाव चेंज हो जाता है इसका। चलो, इसके बाद 2-3 फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, इनको ध्यान दीजिए। परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी के विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं। तो हिंदी के विराम चिन्ह पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं, सबके सब किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और यही कारण होता है कि जो अंग्रेजी भाषा के चिन्ह हैं, उसी के जैसे चिन्ह हम लगाते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं कॉमा, इसे हिंदी में हम अल्प विराम कहते हैं, लेकिन चिन्ह तो एक ही है, तो हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। लेकिन अगर हम देखें, ये है हमारा पूर्ण विराम, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप ये होता है, एक बिंदी, इस तरह से दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे ही पता चल जाता है कि बस यही चीज अलग है, बाकी और उसमें एक है। तो वो कहाँ से लिए गए हैं? वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ये यहाँ पे। और ये किसने बताया है? कामता प्रसाद ने हमें ऐसा बताया। उनके अनुसार जो पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सारे चिन्ह जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से ले गए। ठीक है, कामता प्रसाद एक विद्वान हैं, मतलब हिंदी के विद्वान हैं। ठीक, तो अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है।
तो 20 आपको यहाँ पढ़ने के लिए ज्यादा मिल सकती है, लेकिन उनके अनुसार कितनी है? 20। तो परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो पढ़ा भी होगा, तो उनके अनुसार इसको याद रखना है। ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। पूछा जाता है कि पूर्ण विराम को छोड़कर, या केवल ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी के विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारा हिंदी को देखो सुधार तो किया था हिंदी में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी डाउट वाली छोड़ दी थी। वो कहते हैं ना, कभी कभी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, किसी बात को उल्टा पुल्टा करके बताते हैं, फिर कहते हैं इसको तो हम बोलते हैं इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, फिर भी कहेंगे नहीं ऐसे कहना है। तो वैसे ही इन्होंने कुछ कहा है उल्टा पुल्टा, बाकी तो चीजें सही हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब हम लगाते हैं, याद रखिएगा, देखो यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन, हिंदी को बिगाड़ने के लिए, हिंदी को खत्म करने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी साजिशें रची हैं। परीक्षा में आता है, ऐसा प्रश्न आया था, इसलिए बता रही हूँ। आजकल जो हिंदी की पत्रिकाएं आ रही हैं, और उन सिटी में जो अपने आप को बड़ी सिटी कहते हैं, और बड़ी सिटी में आने वाली पत्रिकाएं, जैसे हम अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई अपने आप को हाईफाई कहता है, तो वहां पे जो हिंदी की पत्रिकाएं होती हैं, तो अक्सर इस पूर्ण विराम की जगह ना वहां पे ये बिंदी लगा देते हैं। तो इससे प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में या आधुनिक हिंदी में पूर्ण विराम के स्थान पर कौन सा चिन्ह लगाया जा रहा है, तो आप इसको बताएंगे फुल स्टॉप को। अगर ऐसा, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में नहीं, लेकिन इंटरव्यू जैसी चीज़ों में पूछा गया है। तो और कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो सिरे से खारिज कर देना, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिंदी हमारी हिंदी में बहुत महत्व रखती है। जैसे हम ये लिखते हैं, इसके नीचे बिंदी लगती है, और पूर्ण विराम के रूप में भी बिंदी लगती है। हमारे जो वर्ण हैं, आप जानते हैं, जब हम इसमें अरबी फारसी ध्वनि देते हैं तो भी हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, तो वर्ण में वर्ण चेंज हो जाने की संभावना रहती है इस चिन्ह के साथ। तो इसलिए हम पूर्ण विराम को ही स्वीकार करते हैं, जो खड़ी पाई के रूप में है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो हम इतना समझते हैं कि जब हमारा कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर इसमें हमें एक पॉइंट दिया है कि प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर, इतना अंडरलाइन कर लो। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि निम्न में से पूर्ण विराम कहाँ पर पाया जाता है, या ऑप्शन दिया हुआ था कि प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर। तो अब ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ये यति क्या है, पद क्या है। तो याद रखिए, जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम छंद के अंग पढ़ेंगे, उसमें आता है यति, एक शब्द आता है, यति का अर्थ होता है विराम। समझ गए? यति का अर्थ क्या होता है? विराम। हम इसे कहते हैं, मतलब जहां सांस लेने के लिए हम रुकते हैं, तो यति का मतलब ही होता है पूर्ण विराम लगाना। तो आपने देखा होगा, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या रामायण की चौपाई या छंद पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा एक पंक्ति लिखी होती है तो ऐसे पूर्ण विराम लगा होता है, फिर पंक्ति लिखी होती है तो डबल पूर्ण विराम लगा होता है। तो ये जो स्थान होता है, इसी को छंद का यति कहते हैं। समझ गए? इसी को यति कहते हैं। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि यति के स्थान पर कौन सा चिन्ह लगता है, तो कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम लगता है। ठीक, और बाकी डिटेल आप तब समझेंगे जब हम छंद पढ़ेंगे, उस समय समझ जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट इसमें याद रखना है। यहाँ वाक्य प्रयोग करो, लिख कर देखो, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। अगला आता है उपविराम। ये दो बिंदी होती हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। अब दोनों पॉइंट को समझने के लिए उदाहरण लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। आप ध्यान दो, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में जो परिभाषा दी हुई है, इन्हीं से ही क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, समझना है इसको। यहाँ कहा है किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपर दिया है विज्ञान शब्द, अगर मैं आपसे कहूँ कि विज्ञान शब्द पे आपको ना निबंध लिखना है, तो आप क्या क्या लिखेंगे विज्ञान के बारे में? विज्ञान के फायदे लिखेंगे, उसके नुकसान लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लगाएंगे उसका। लेकिन अगर ये चिन्ह लगाने के बाद ये शब्द दे दिया इसके साथ, एक वरदान, तो क्या अब आप इसके नुकसान लिखेंगे? अब इसके सिर्फ फायदे लिखेंगे।
तो एक शब्द को सीमित किया इस चिन्ह ने, तो इसलिए हम इसी तरह से, जैसे हम कभी किसी शब्द को अगर सीमित करना चाह रहे होते हैं तो हम इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करके फिर लिखते हैं। अगर मान लो हम इसको हटा दें तो ये इसका रिदम जो है वो कहते हैं ना बेमेल हो जाता है, तो इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे करना आवश्यक होता है। तो ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा दिया है कि लिखित संवाद। लिखित संवाद का मतलब क्या होता है? जो डायलॉग हम लिखते हैं। डायलॉग क्या है? विनय एक व्यक्ति है, वह अजय नाम के व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, तो ये इसका क्या है? डायरेक्ट संवाद है इसका लिखित में। तो विनय ने कहा तुम घर कब जाओगे, अजय ने कहा मैं शाम में बता पाऊंगा। दोनों की बातचीत है, हमें पता चल गया किसने कहा है। अब ये कहने की तो जरूरत नहीं है कि विनय ने कहा, ऐसा तो जरूरत नहीं, हमें पता चल रहा है कि ये डायलॉग किसने कहा है? विनय ने कहा है। तो ये जो चिन्ह हमने यहाँ पे लगाया इसके बीच में, यही चिन्ह हमें बताता है कि आगे इसका डायलॉग है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम लेकिन मैंने तो इसकी जगह दूसरा चिन्ह लगा हुआ देखा है कभी कभी। तो वो दूसरा चिन्ह भी लगता है जिसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं, लेकिन जब निर्देशक चिन्ह हम पढ़ेंगे तब हम फिर दोबारा पढ़ेंगे उसको, और आपकी परीक्षा में फिर प्रश्न आता है ऐसे देकर, वो रेखांकित करके आपसे पूछ सकता है कि इस विराम चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह हम लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि एक विराम चिन्ह के स्थान पर दूसरा कौन सा विराम चिन्ह आ सकता है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे विराम चिन्ह हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जिसके स्थान पर आता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम इतना पढ़ते हैं कि ये जो हमारा उपविराम है, और वो उपविराम जो हमें विसर्ग के जैसा लगता है, ठीक है, तो वो उपविराम हमारा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? किसी शब्द की सीमा निर्धारण में, और जो हमारे डायलॉग होते हैं या कहें जिन्हें हम प्रत्यक्ष कथन भी कह सकते हैं, सॉरी प्रत्यक्ष कथन नहीं कहेंगे, हम इसे लिखित संवाद कहेंगे। संवाद, संवाद शब्द का मतलब होता है डायलॉग ही, ठीक है, तो वो डायलॉग में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, मतलब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, मतलब बीच में, मध्य में। किस तरह से? तो पहले उदाहरण लिखिए और उसके बाद समझते हैं। जैसे लिखो, यहाँ पर दो वाक्य हैं हमारे सामने, वह एक धूर्त आदमी है, एक तो ये, और दूसरा ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ये दोनों ही वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। वह एक धूर्त आदमी है, इसमें भी थोड़ा भाव हमारा अधूरा रह जाता है, या कहें इसमें भाव अधूरा नहीं रहता तो इसके पीछे जो वाक्य है वो इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। तो पीछे वाले वाक्य का भाव जो है वो पहले वाले वाक्य में निहित है। तो ऐसे दो वाक्यों को जिस जगह पे हम जोड़ते हैं वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्थान है ये अर्धविराम का। फिर आगे लिखा हुआ है अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अर्धविराम न लगाएं तो हम यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? ऐसे देगा कि अल्पविराम के स्थान पर ये कि अर्धविराम के स्थान पर निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह लगाया जा सकता है? तो आपको याद रखना होगा अल्पविराम। ठीक है, अब इसका उल्टा मत कर देना कि अल्पविराम के स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आ सकता है। तो अल्पविराम के स्थान पर अर्धविराम नहीं आएगा, क्योंकि अल्पविराम जिसे हम कॉमा कहते हैं वो बहुत जगह लगता है, हर जगह अर्धविराम नहीं आएगा। समझ गए? इसके बाद उतार लिया ये। अब देखो कैसे सीखना है इस पॉइंट को। इसके चिन्ह के बारे में आता है आपकी परीक्षा में। उपविराम, हम ये जान लेंगे कि ये तो हमारा उपविराम हो गया जिसमें दो बिंदी हो गई। ठीक है, फिर ये हमारा अर्धविराम। अब ध्यान रखना है, सबसे पहले ऐसे याद रखो इसको, ये जो अर्ध है इस अर्ध का मतलब होता है आधा। अब इससे इसको याद रख लो, आधा तो ये उपविराम का हिस्सा और आधा ये अल्पविराम का हिस्सा। ठीक है, तो अर्ध तो ये आपको समझ में आ गया, और जैसे ही अर्ध समझ में आएगा, अल्प माने थोड़ा, तो थोड़ा इतना सा, और उप में तो फिर भी दो बिंदी लग रही हैं, तो बस इतना समझ में आ गया तो उप तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से याद रखिएगा इनको कि उप कौन सा है, अर्ध कौन सा है और अल्प कौन सा है। ठीक,
इस तरह से याद रखना है। और ये अल्प विराम जिसे हम कॉमा भी कहते हैं, ये थोड़ा जरूर है लेकिन लगता बहुत जगह है। और ये इम्पोर्टेंट हमारा विराम चिन्ह है परीक्षा के दृष्टिकोण से।